कल हमने बेटा पास्कल्स लॉ पढ़ा। पास्कल्स लॉ के बेसिस पे हमने ये देखा कि एक हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम करती है, कैसे एक छोटी सी फोर्स बहुत बड़ी फोर्स में कन्वर्ट हो जाती है, किसी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करती है। अभी आज हम हाइड्रोलिक ब्रेक पढ़ेंगे कैसे काम करती है। ये हाइड्रोलिक ब्रेक की हेल्प से क्या होता है, ये किसी भी टायर के अंदर होगी, ठीक है। द इनर पोर्शन ऑफ टायर विल हैव दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट में क्या करते हैं बेटा, इस अरेंजमेंट में ये जब टायर बड़ी फास्ट मूव कर रहा है तो उसे रोकने के लिए बड़ी ज्यादा फोर्स चाहिए। देखो ना, कोई भी ऑब्जेक्ट बड़ी फास्ट मूव कर रहा है, रोकने के लिए बड़ी ज्यादा फोर्स चाहिए। बट हम जब पैर से ब्रेक शू प्रेस करते हैं, ब्रेक शू कौन सा होता है, ब्रेक बोलते हैं जिसको, किसी भी व्हीकल में जब हम ब्रेक शू को हिट करते हैं पैर के साथ तो बड़ी ज्यादा फोर्स तो नहीं लगाते। तो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है कि वो छोटी सी फोर्स जो हमने अप्लाई करी वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू ए लार्ज फोर्स, ठीक है। तो इस हाइड्रोलिक ब्रेक में यही होता है, ए स्मॉल फोर्स gets converted into a large force। एक छोटी सी फोर्स बड़ी फोर्स में कन्वर्ट होती है। इसमें क्या होता है बेटा, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, जिस हॉरिजॉन्टल ट्यूब के एक एंड में ब्रेक शू होता है, ऐसे ये ब्रेक शू है। यहाँ लीवर सिस्टम है, लीवर सिस्टम से क्या करते हैं, किसी, देखो फोर्स लगाई ऐसे है, फोर्स लगाई उधर की तरफ है, उधर की तरफ पुश किया, बट उसका इफेक्ट तो इधर है। तो ये लीवर सिस्टम क्या करता है, ये जैसे ये आर्म है, इधर फोर्स लगाऊंगा तो ये ऐसे सीधी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी तो फोर्स की ट्रांसमिशन इधर होगी, ठीक है। ये ब्रेक शू ऐसे है और ब्रेक इधर है। तो ये बीच में होता है ब्रेक फ्लूइड, जिसके थ्रू प्रेशर का ट्रांसमिशन होता है। यहां से ब्रेक फ्लूइड आएगा, फिर यहां पर बड़ा सा एक सिलेंडर होता है, यहाँ छोटा सिलेंडर है एक, जिसे बोलते हैं मास्टर सिलेंडर, और इसे बोलते हैं व्हील सिलेंडर या इसे स्लेव सिलेंडर भी बोलते हैं। पिस्टन की तरह ही है ये, और ये दोनों पिस्टन्स जो हैं इस व्हील सिलेंडर की, ये दोनों पिस्टन्स अटैच्ड होती हैं ऐसे सेमी सर्कुलर शेप में। मेटल के पीसीस होते हैं, इन मेटल के पीसीस को बोलते हैं ब्रेक शूज। इन दोनों ब्रेक शू के बीच में कनेक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, बस ये मैकेनिज्म है। और यहां है हमारे पास रिम ऑफ द टायर। रिम क्या होता है बेटा, टायर का इनर पोर्शन होता है। रिम ऑफ द टायर इज इनर पोर्शन ऑफ द टायर, जिसके ऊपर वो रबर का टायर लगाया होगा, जो बाहर दिख रहा है वो रबर वाला पोर्शन किसके ऊपर है, रिम के ऊपर है, और ये रिम का इनर साइड है। ठीक है, वर्किंग तो इसकी इजी है, डायग्राम समझ लो। दिस इज रिम ऑफ द टायर। ये लीवर सिस्टम की हेल्प से फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती है। ये ब्रेक पेडल है जिसे हम प्रेस करते हैं, जिसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं। ये ब्रेक फ्लूइड होता है, ब्रेक ऑयल बोलते हैं हम कॉमनली इसको, ठीक है। ये एक जो सिलेंडर जहां से फोर्स का ट्रांसमिशन हुआ, इसे बोलते हैं मास्टर सिलेंडर। मैं पूरा लेबल कर देता हूँ,
दिस इज कॉल्ड एज मास्टर सिलेंडर। ये ब्रेक शूज हैं, दो हैं यहाँ, उधर भी है, ब्रेक शू है ये। एक स्प्रिंग लगा हुआ है, मैं बताऊंगा स्प्रिंग का क्या काम है। ये बीच में जो सिलेंडर है इसे बोलते हैं व्हील सिलेंडर, और ये है रिम ऑफ द टायर। बनाओ। वर्किंग तो इजी है बेटा, यही ट्यूब आगे चल के बाकी सारे जो दूसरे टायर्स हैं उनके साथ भी कनेक्टेड होगी। वर्किंग इजी है। द फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस ब्रेक पेडल, यहाँ से फोर्स अप्लाई करते हैं, और लीवर सिस्टम क्या करता है, इस फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जिससे क्या होता है, इस मास्टर सिलेंडर के ऊपर प्रेशर पड़ता है। और पास्कल्स लॉ ये कहते हैं कि प्रेशर का यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन होता है, जितना प्रेशर इधर आएगा इतना ही आगे भी जाएगा दूसरे व्हील को। फिर उस प्रेशर के कारण, ध्यान से देखो यहाँ, इस प्रेशर के कारण ये जो व्हील सिलेंडर है, यहाँ जो फ्लूइड है वो उसको भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो इधर भी प्रेशर और इधर भी प्रेशर का इक्वल ट्रांसमिशन होगा इधर भी, बट ये मूवेबल नहीं है, तो ये जो दोनों पिस्टन्स हैं दे मूव आउट। ये पिस्टन्स बाहर की तरफ, फ्रिक्शनलेस पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेगी। इन दोनों पिस्टन्स के जो एंड्स हैं दे आर कनेक्टेड टू टू ब्रेक शूज दोनों तरफ। ये ब्रेक शूज क्या है, मेटल के पीसीस होते हैं सेमी सर्कुलर फॉर्म में, और जैसे ही देखो ये छोटे से एरिया के ऊपर छोटी सी फोर्स लगाई, बड़े से एरिया पे आके वो फोर्स भी बढ़ जाती है, ये हम कल पढ़ चुके हैं। तो उस बड़ी फोर्स के कारण ये दोनों ब्रेक शूज अंदर जाएंगे, और जब ये दोनों ब्रेक शूज यहाँ जाके स्टिक हो जाएंगे तो फ्रिक्शन के कारण वो टायर के मोशन को रेजिस्ट करेंगे, एंड टायर की वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। आफ्टर ट्रेवलिंग सर्टेन डिस्टेंस वो टायर रुकेगा। उस टाइम तो वैसे भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि उससे अगर सडनली एकदम से ब्रेक लगा दी और तब तो एक्सीडेंट, वो फेटल भी हो सकता है। नाउ व्हेन द ब्रेक इज रिलीज्ड, मान लो ये ब्रेक शू हटा दिया, तो ये वापस नहीं आते खुद अपने आप। अब क्या होगा, ये स्प्रिंग जो है ये पहले स्ट्रेच हो गया था, तो जैसे हम ब्रेक छोड़ेंगे ना, स्प्रिंग ये टाइट होता है, स्प्रिंग इसका के बहुत हाई होता है, स्टिफ होता है, ये खुल गया, क्योंकि यहाँ ज्यादा फोर्स लग रही है, ज्यादा फोर्स लगेगी तो स्प्रिंग को भी फोर्स मिल रही है, खुल गया। और जैसे ही ब्रेक छोड़ी, ब्रेक रिलीज की, तो ये स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने की कोशिश करेगा, ब्रेक रिलीज होगी। अगर ये स्प्रिंग नहीं होता तो फिर ब्रेक एक ही बार लगनी थी, वो ब्रेक शूज को वापस किसी ने नहीं लाना था। ठीक है, और ऐसा ही मैकेनिज्म दूसरे जो व्हील्स है उनके अंदर भी होगा। दिस इज इनर पोर्शन ऑफ द टायर। ठीक है, ये इसीलिए इसको मैंने व्हील सिलेंडर बोला, इसको एक्चुअली स्लेव सिलेंडर भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्लेव सिलेंडर। इट इज लाइक मास्टर एंड दिस इज स्लेव। ये ऑर्डर कर रहा है और ये उसको ओबे कर रहा है, ये फोर्स इसके ऊपर लगा रहे हैं तो ये आगे इसके ऊपर लगा रहा है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है विच इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। ठीक है, चलो बना ली डायग्राम। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे। पहले एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर इज एक्चुअली a gaseous envelope surrounding the surface of earth. It is a gaseous envelope surrounding the surface of earth. इस गैसियस एनवेलप में मेनली दो गैसेस हैं। 21% इसमें ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन, इसके अलावा स्मॉल ट्रेसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड अदर गैसेस। राइट, 99% ये दो गैसेस हैं, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर मींस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इस एटमॉस्फेयर में अगर ऐसे समझें कि ये गैसियस एनवेलप क्या है, मान लीजिए ये अर्थ है,
तो इस अर्थ के सराउंडिंग में ये गैसेस एनवेलप है, ये एटमॉस्फेयर है। थ्रू आउट गैसेस की डेंसिटी एक जैसी नहीं है, दिस इज अर्थ, और ये वो गैसेस एनवेलप है विच इज सराउंडिंग द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, हर तरफ डेंसिटी एक जैसी नहीं है, बट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम है, राइट। जैसे जैसे हम हाइट गेन करेंगे, एयर की डेंसिटी, एयर मतलब एटमॉस्फेयर की गैसेस कम होती जाएगी, एंड जब ये डेंसिटी 0 हो गई तो बोलेंगे वहां वैक्यूम हो गया, राइट। ये अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, roughly it extends up to few hundred kilometers, roughly it is up to 400 kilometer, but वो 400 किलोमीटर वाला जो एटमॉस्फेयर है, that is not very suitable for us। तो हमारे लिए जो सुटेबल है ना, that is only few kilometers। बड़ी ज्यादा हाइट 5-6 किलोमीटर भी ऊपर चले जाएंगे ना, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर के बाद हाफ हो जाएगी, 12 किलोमीटर के बाद 1/4 हो जाती है, और 20 किलोमीटर के बाद तो ऐसे स्लाइट ट्रेसेस होंगे, बिल्कुल जैसे कि है ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं चलेगा सांस ले कैसे ले, सांस तो नहीं ले पाएंगे। ठीक है, वेरी वेरी रेयर है यहाँ, मतलब 20 किलोमीटर के बाद रेयर हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ 3 किलोमीटर हाइट पकड़ो, 3 किलोमीटर के बाद ही हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, 6 किलोमीटर बाद तो ज्यादा होगी। जैसे अगर हम जम्मू से लद्दाख जाते हैं ना, जम्मू इज एट लोअर लेवल, सी लेवल के हिसाब से, और लद्दाख 3 किलोमीटर ऊपर है ऑलमोस्ट, तो वहां जाके भी हमें दिक्कत हो जाती है, बिकॉज ऑक्सीजन कंटेंट कम है। तो ऑक्सीजन कंटेंट कम है मतलब एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम है। तो ये दो गैसेस जो हैं, बट फिर भी अगर हम थ्योरेटिकली माने कि ये एटमॉस्फेयर है, तो इस एटमॉस्फेयर की डेप्थ जो है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बोलेंगे तो मैक्सिमम है। अगर हम यहाँ से शुरू करें, बोले यहाँ प्रेशर 0, फिर नीचे आ रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे, और यहाँ आके प्रेशर मैक्सिमम। द प्रेशर ड्यू टू these gases is maximum on the surface of अर्थ। इन गैसेस के कारण जो प्रेशर है वो अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम है, एंड एज वी गो हायर द प्रेशर गोज ऑन डिक्रीजिंग। प्रेशर भी वैक्यूम हो गया तो मतलब एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब प्रेशर भी नहीं है। तो जिस तरह से कल हम पढ़ रहे थे, विद हाइट द प्रेशर इंक्रीजेस डिक्रीजेस, या विद डेप्थ द प्रेशर इंक्रीजेस। ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, कल क्या पढ़ा था, प्रेशर एट ग्रेटर डेप्थ इज मोर। तो यहाँ तो ये ग्रेटेस्ट डेप्थ है इस पूरे एटमॉस्फेरिक समुद्र में, हम लोग यहाँ है बिल्कुल डीप इनसाइड सी, ये आगे ऊपर है सब कुछ। तो यहाँ प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू है, और उस मैक्सिमम प्रेशर को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जिसको हम फील कर सकते हैं, इसके इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो डिफरेंस है, इस प्रेशर डिफरेंस के कारण ही तो तूफान आता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सडनली कुछ ऐसा हुआ कि प्रेशर कम हो गया, तो दूसरी तरफ से हवा इधर आएगी, तो हम बोलेंगे तूफान आ गया। जो कोस्टल रीजन है वहां पर इसका वेरिएशन हमें डेली देखने को मिलता है। सो दे पीपल आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ हमें कोई पता नहीं चलेगा कुछ भी, उसका इफेक्ट नहीं पता चलता क्योंकि बड़ा ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। बट कोस्टल रीजन में क्या होगा, बड़ा ज्यादा प्रेशर एकदम से कम हो जाएगा, तो समुद्र के अंदर से ऐसे हवाएं आएंगे, तो उसको बोलते हैं तूफान आ गया, राइट। तो प्रेशर डिफरेंस के कारण एयर का फ्लो होता है। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इसीलिए मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ हमें नहीं लग रहा इंपॉर्टेंस, बट जो लोग वहाँ कोस्टल रीजन में रहते हैं उनके लिए इसको मॉनिटर करना एक डेली रूटीन है। कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम तो नहीं हो गया, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बड़ा कम हो जाए तो दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ स्टॉर्म। ठीक है, तो लोग घर से निकल जाते हैं टू द सेफर प्लेसेस। ये आपने देखा होगा, कभी आंध्र प्रदेश में आ रहा है तूफान, कभी केरला के कोस्टल रीजन में तूफान आ रहा है, कभी तमिलनाडु में तूफान आ रहा है। वो इसलिए, इनफैक्ट नॉट ओनली इंडिया, जो अफ्रीका नहीं, अमेरिका के जो कोस्टल रीजन हैं वहां पर भी ये स्टॉर्म जो है एक कॉमन प्रॉब्लम है। वो इसलिए है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सडनली कम हो जाता है।
फील कर रहे हैं हम, हमें हर तरफ से बराबर लग रहा है ना, हम इस प्रेशर को फील कर सकते हैं। आप क्या करो ना, एक टिन होता है ना, टिन, प्रेशर का इफेक्ट देखो कैसे पता चलेगा। अब यहाँ हर तरफ एक जैसा है, एक टिन के अंदर वैक्यूम कर दो, कोल्ड ड्रिंक वाला कैन होता है ना, उसके अंदर से हवा निकाल लो बाहर, व्हाट विल हैपन, वो पूरा स्क्वीज हो जाएगा। कैसे स्क्वीज हुआ, बाहर का जो प्रेशर है उसने इसको स्क्वीज कर दिया, अंदर वैक्यूम हो गया तो बाहर से हवा ने उसको दबा दिया, प्रेस कर दिया। आप इस बॉटल में से भी अगर आप इसके अंदर वैक्यूम कर दोगे ना, हवा निकाल लो इसके अंदर से, वैक्यूम पंप से अगर आप इसमें हवा निकाल दोगे तो ये भी प्रेस हो जाएगा। ठीक, तो वैक्यूम करना मतलब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना, प्रेशर डिफरेंस होगा तो एयर का मूवमेंट होगा, तो हमें उस प्रेशर का, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट हमें पता चलेगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि अदरवाइज तो हम बोलेंगे ये हवा तो स्टेशनरी है ऑलमोस्ट, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट इमेजिन करो अगर उधर बड़ा ज्यादा प्रेशर कम हो गया तो यहाँ से तेज हवा आई, तो तेज हवा जो आई वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है। वो कुछ और होता है, जब हम रनिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम अपनी एरोडायनेमिक शेप बनाते हैं ताकि एयर का रेजिस्टेंस हमें कम मिले, स्ट्रीम लाइनिंग बोलते हैं उसको, स्ट्रीम लाइनिंग बोलते हैं। रनिंग क्या, आप बाइकिंग कर रहे हो तो अपने आप को ऐसे कर लेते हो ताकि एयर का और आपकी बॉडी का कांटेक्ट कम हो। अगर कोई ऐसे हो गए जैसे बुलेट वाले चलाते हैं तो वो तेज नहीं चला पाएंगे, और एयर तो पूरी बॉडी को हिट करेगी आगे, वो कुछ हो रहा है। मैं एक और चीज बताऊंगा इसी में, एक देयर इज ए फिनोमेना, तुम्हारे जैसे जो बॉलर है ना उनको काम आएगी। स्विंग कैसे करी जाती है बॉल, एक मैग्नेस इफेक्ट होता है, इस चैप्टर में आएगा वो। तो अर्थ के ये सरफेस पे जो प्रेशर है जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, इसकी मेजरमेंट कैसे की जाए, प्रैक्टिकली कैसे पता चला कि अर्थ का जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अर्थ के सरफेस पे ये कितना है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टोरेसिली, उन्होंने एक बैरोमीटर बनाया जिसे टोरेसिलीज बैरोमीटर ही बोलते हैं। टोरेसिलीज बैरोमीटर बनाया फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट वाज ए वेरी सिंपल अरेंजमेंट। क्या किया, एक बड़े से कंटेनर में मरकरी रखा। अच्छा, ये ऐसा भी नहीं है कि पहली बारी में ही मरकरी रख लिया, बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे, बड़े सारे हिट्स एंड ट्रायल्स हुए होंगे, बड़े सारे फेलियर्स हुए होंगे, तब जाके फाइनली उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि अगर हम किसी कंटेनर में मरकरी रखें और किसी ट्यूब में भी मरकरी रखें, ठीक है, ये ट्यूब में भी मरकरी है, और इस ट्यूब को क्या करें, इस ट्यूब को इंसर्ट कर दें इसमें, रिवर्स उल्टा करके यहां ऐसे इंसर्ट कर दें, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना इस पे। ये वाली ट्यूब थी, तो ये मरकरी का कॉलम है, उल्टी रखी मैंने, एक पर्टिकुलर हाइट तक ये चली जाती है। दिस विल बी द इक्विलिब्रियम हाइट हियर h। अब ये हाइट कैलकुलेट की जा सकती है। यहाँ ऊपर तो कुछ नहीं है क्योंकि ये मरकरी था, तो उल्टा किया तो यहाँ तो मरकरी के स्लाइट वेपर्स होंगे और एयर तो होगी नहीं, तो ये इसको बोलते हैं कि यहाँ वैक्यूम है। इसे भी टेक्निकली बोला जाता है टोरिसिलीज वैक्यूम। ये ट्यूब में मरकरी था यहाँ तक, और ये ट्यूब को ऐसे उल्टा रख दिया, ऊपर से तो खाली हो गई ना, ठीक है। अब यहाँ से प्रेशर लग रहा है P0, P0 मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ प्रेशर कितना है 0, तो P0 माइनस 0 कितना हुआ, रो जी एच। P0 माइनस 0 इज इक्वल टू रो इंटू जी एच। तो क्या हम ये बोल सकते हैं दैट P0 इज इक्वल टू रो जी इंटू एच। अब देखो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट करके हम ये हाइट जो है इसकी तो मेजरमेंट कर ही सकते हैं, इसकी मार्किंग करेंगे, जैसे सेंटीमीटर स्केल या जो भी स्केल हमने लिया, ये हाइट हमें पता चलेगी। बेसिकली टोरिसिली ने ये जो बैरोमीटर लिया था, ये जो ट्यूब ली थी, इसकी हाइट उसने अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर ली, और ये देखा कि जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये जो हाइट है ये वाली,
दिस कम्स टू बी 0.76 मीटर। इसी 0.76 मीटर को 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर भी बोलोगे। तो क्या आएगा देखो यहाँ पर P0 विल बी इक्वल टू रो, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ मरकरी, मैंने बताया था परसों 13.6 इंटू 10⁻³ मरकरी की डेंसिटी, 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू जो एक्सपेरिमेंटली पता चला कि हाइट है, तो हाइट कितनी है 0.76 मीटर। ऐसा यूनिट में डालूंगा सारी वैल्यूज, तो ये जो P0 है ये P0 आता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको बोलते हैं पास्कल। तो इस तरह से पता चला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इतनी वैल्यू होती है। अब बेसिकली यहाँ जो प्रेशर है ना, इस प्रेशर को ये नीचे की तरफ लग रहा है, राइट, ये प्रेशर जो है ये इस वेट को बैलेंस कर रहा है, तभी ये सारे का सारा नीचे नहीं आया। मतलब ये इसके ऊपर की तरफ प्रेशर लगाया हुआ है, और यही जो प्रेशर लग रहा है ना, इसी प्रेशर को क्या बोलेंगे, वेट किधर है नीचे की तरफ, यही जो प्रेशर है इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम लोग यहाँ खड़े हैं क्योंकि इधर और इधर एक जैसा प्रेशर है। आप इमेजिन करो आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और सामने, किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, सामने से ट्रेन निकल जाती है। जब ट्रेन निकल जाएगी ना तो आगे क्या होगा, हवा की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, उससे प्रेशर कम हो जाता है। तो पीछे वाली हवा स्लो है, प्रेशर ज्यादा है, तो वो ऐसे लगे जैसे आगे की तरफ गिरने वाले हैं, क्योंकि आगे लो प्रेशर और पीछे हाई प्रेशर रीजन है। तो वो प्रेशर डिफरेंस के कारण, ये भी पढ़ेंगे, बर्नौलीज थ्योरम बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या किया, P2 - P1 इक्वल टू रो जी एच, तो H की मेजरमेंट कर ली एक्सपेरिमेंट में कि मरकरी कॉलम कितना है। इसलिए मरकरी यूज किया क्योंकि 1 मीटर ट्यूब लेने से काम हो जाता है। इंस्टेड अगर हम वाटर लें तो बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर कॉलम जो होगा उसकी हाइट कितनी होगी, ये नोट भी कर लो और ये कैलकुलेट भी करो कि अगर यही प्रेशर, मतलब अभी प्रेशर की वैल्यू तो पता चल गई इतनी है, अगर यही प्रेशर हमने वाटर बैरोमीटर यूज करना होता, ये मरकरी बैरोमीटर है, वाटर बैरोमीटर यूज करें तो उसमें हाइट कितनी होगी, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा कि हम मरकरी क्यों यूज कर रहे हैं, व्हाई नॉट वाटर। नोट कर लो पहले। अब ढूंढने लगा मरकरी की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी। बेटा अगर ये वाटर बैरोमीटर होता तो इसमें कितनी हाइट होती, प्रेशर तो हमें पता है P0 इक्वल्स टू रो जी एच लिखेंगे, ठीक है। तो अगर वाटर बैरोमीटर है P0 इज इक्वल टू रो जी एच, तो H कितना हुआ P0 डिवाइडेड बाय रो जी। सो H इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.013 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी 10⁵ kg पर मीटर क्यूब इंटू 9.8 की जगह जस्ट फॉर द टाइम बिंग में 10 लिख लेता हूँ। तो ऊपर आ गया, ये इसको 1 एज्यूम कर लो, ऊपर आ गया कितना 10⁵ और नीचे 10⁴, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आया 10 मीटर। इसका मतलब अगर हम वाटर लें ना तो ट्यूब की लेंथ 10 मीटर से ज्यादा ही होनी चाहिए, इनफैक्ट ये 10 से थोड़ा ज्यादा आएगा वैल्यू। 10 मीटर इतनी बड़ी ट्यूब, जैसे ये होता है इतना मीटर, ये होता है 1 मीटर, ये इतना होता है 1 मीटर, तो इतनी लंबी ट्यूब लेंगे तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखेंगे कहाँ उसको, क्योंकि ये तो वर्टिकली रखनी पड़ेगी, राइट। तो एक तरीका तो होता है कि हम वाटर बैरोमीटर यूज करें, ये घर है, घर के बाहर यहाँ ट्यूब लगा दो, 10 मीटर ऊंची ट्यूब लगा दो। बट अगेन एक तो 10 मीटर ट्यूब की कॉस्ट बड़ी ज्यादा हो जाएगी, और दूसरा थोड़ी देर बाद वाटर इसलिए भी यूज नहीं करते, वाटर तो इवेपोरेट भी होना शुरू हो जाएगा, तो बार बार भरना पड़ेगा पानी। सो इससे बेटर है एक ही बारी मरकरी बैरोमीटर ले लो और उसको यूज करो, यू कैन यूज इट कंफर्टेबली। 1 मीटर हाइट है और मरकरी जो है वो कम भी नहीं होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज वाई जितने भी ये बैरोमीटर्स होते हैं या थर्मोमीटर्स होते हैं उनमें मरकरी यूज होता है। अगर पानी यूज करेंगे थर्मामीटर में, जैसे ही वो हीट हुआ तो उसका इवेपोरेशन हो जाएगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, सो उसका क्वांटिटी कम ज्यादा होता रहेगा। तो वाटर बैरोमीटर में हम हाइट कैलकुलेट तो कर सकते हैं बट उसको प्रैक्टिकली यूज नहीं करते। अब यही जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा,
कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इतनी वैल्यू होती है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम अप्रोक्सीमेट हाइट फाइंड कर सकते हैं एटमॉस्फेयर की भी। अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, रफ हाइट, रफली हम, क्योंकि 1000 किलोमीटर या 400 किलोमीटर तो खाली थ्योरेटिकल है, तो ये अगर अर्थ का सरफेस है, रफली हम ये देख सकते हैं कि कितने डिस्टेंस के बाद, मतलब कितनी हाइट के बाद प्रेशर जो है वो जीरो हो जाएगा। यहाँ जो प्रेशर है वो है P0। P0 का वैल्यू हमें पता है, P0 माइनस 0 इज इक्वल टू रो जी एच। बेटा ये कॉलम किसका है? ये एयर का कॉलम है। मरकरी में क्या था? मरकरी कॉलम था। वाटर में इट वाज वाटर बैरोमीटर, तो उसमें वाटर कॉलम था। यहाँ ये किसका कॉलम बना? दिस इज कॉल्ड एज एयर कॉलम। तो यहाँ आप डेंसिटी किसकी लेंगे? एयर की डेंसिटी लेंगे। तो H कितना बनेगा देखना, P0 डिवाइडेड बाय रो जी तो है ये। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर सेम रहे थ्रू आउट, कितने हाइट तक ये अप्रोक्सीमेटली सेम रह सकता है वो देखो, 1.013 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय एयर की डेंसिटी होती है, एयर की डेंसिटी होती है 1.29 kg पर मीटर क्यूब, 1.3 बोल सकते हो। तो ये बना 1.3 इंटू 9.8। ये हाइट अप्रोक्सीमेटली कितनी बनेगी सोचो। न्यूमरेटर में तो आ गया 10⁵, न्यूमरेटर में आ गया 10⁵, ये भी 10 है। सो कैन बी राइट 10⁴ डिवाइडेड बाय 1.3, या इसको ऐसे लिख लो 10⁵ रहने दीजिए और इसको बोल दो 13 है। कैसे? 1.3 इंटू 10, ये ऑलमोस्ट 8000 के आसपास आएगा। 10⁴ होता है बेटा, 10⁵ है ना, ये 10⁴ होगा 10,000, ये है 10⁵। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूं तो आएगा 10,000, लेकिन अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करूंगा तो 10,000 से थोड़ा कम है, कितना? 8,000। तो ये रफली मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन की 8000 मेरे को याद कैसे रखना है। अगर 10 से डिवाइड करता तो 10,000 आता, 20 से डिवाइड करता तो 5,000 आता, ये तो 13 है, तो 20 भी नहीं है, 10 के बिल्कुल पास है, 20 से तो बड़ा ही कम है। तो ये ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर, क्योंकि ये तो मीटर में है ना। तो थ्योरेटिकली जो अर्थ का प्रैक्टिकली देखने में जाएंगे तो हो सकता है 400 किलोमीटर तक भी स्लाइट ट्रेसेस मिले, लेकिन थ्योरेटिकली the atmosphere of earth is up to 8 kilometer from the surface of earth। अर्थ के सरफेस से थ्योरेटिकली अप्रोक्सीमेट ये कितना एटमॉस्फेयर दूर है? 8 किलोमीटर तक दूर है। एक हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स देखो। मान लीजिए हमारे पास 3 कंटेनर हैं, दिस इज 1, दिस इज द सेकेंड अर्थ, और ये है तीसरा। ठीक है, यहां भी लिक्विड है कोई, यहाँ पे भी है, यहाँ भी है। ठीक है, इन तीनों कंटेनर्स में लिक्विड तो डिफरेंट अमाउंट में है, लेकिन तीनों कंटेनर्स की में जो लिक्विड का जो कॉलम है वो सेम है। These 3 ends are open to the atmosphere, वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर है।
तो बताओ, यहाँ बेस में अगर प्रेशर P1 है, इसके बेस में बॉटम में प्रेशर P2 है और इसके बॉटम में प्रेशर P3 है, तो इन तीनों में से कौन सा प्रेशर किससे बड़ा होगा? P1, P2 और P3 में से बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा? What is the relation between P1, P2 and P3? Which pressure is greater? Which is smaller? मतलब सबसे बड़ा कौन सा, उससे छोटा, उससे छोटा? फर्स्ट वाला सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा? उससे छोटा P2। क्यों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना है, यहाँ भी उतना है। देखो, P1 और P0 के बीच का सेपरेशन कितना है? तो क्या हम ये बोल सकते हैं कल जो पढ़ा था उसके बेसिस पे, P2 और P0 के बीच में सेपरेशन कितना है? P2 माइनस P0 इज इक्वल टू रो जी एच। P3 माइनस P0 क्या है? तो इससे बराबर नहीं हो गए तीनों? P1 कितना हुआ? P0 प्लस रो जी एच। P2 कितना हुआ? एंड P3। तो देयरफॉर P1, P2 और P3 इक्वल है। वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है वर्टिकली सेपरेशन के ऊपर, और तीनों की वर्टिकल सेपरेशन तो बराबर बताई, इसलिए इसको पैराडॉक्स बोलते हैं। पैराडॉक्स क्या हुआ? जो दिखता कुछ और है लेकिन है कुछ और, एक इल्यूजन को बोलते हैं पैराडॉक्स। तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं प्रेशर यहाँ ज्यादा है क्योंकि एरिया कम है, यहाँ बिल्कुल कम प्रेशर होगा क्योंकि एरिया ज्यादा है। बट किसी भी वर्टिकल कॉलम में जब आपको प्रेशर डिफरेंस देखना है तो वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है। रो और जी तो कांस्टेंट ही है क्योंकि लिक्विड सेम है, बट हाइट भी सेम है इसलिए प्रेशर भी सेम।